10 जून 2011 यूपी का गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की स्टूडेंट शिखा दुबे देर रात तक घर नहीं लौटी। घर वालों की बेचैनी बढ़ी तो थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाई। अगले दिन एक लाश मिली। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो जो सामने आया वो किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, क्योंकि शिखा जिंदा थी। तो आखिरकार इस कहानी में ऐसा क्या हुआ? आखिरकार फिर जो शिखा जिंदा थी, तो जो वो जिसकी लाश मिली थी, जिसका घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, फिर वो क्या कौन थी और वो मरने वाली कौन थी? यदि वो किसी ने उसका मर्डर किया था तो फिर मर्डर करने वाले कौन थे? ये जानने के लिए पूरी कहानी सुनते हैं। 20-22 साल की शिखा कॉलेज की दुनिया में नई नई थी। कॉलेज जाना शुरू किया था। बड़े बड़े क्लासरूम, लाइब्रेरी से झांकती किताबें और कैंटीन में दोस्तों के साथ गप्पबाजी। दिन बीते, महीने गुजरे। एक दिन शिखा अपनी सहेली नेहा के साथ कैंटीन में बैठी थी। थोड़ी देर बाद एक लड़का वहां से गुजरा। नेहा ने शिखा को कौनी मारी और फुसफुसाई, देख तो वो लड़का तुम्हें ही देख रहा है। रोज का हो गया है ये उसका। शिखा ने चाय की चुस्की ली और बिना मुड़े बोली, देख तो हम भी रहे हैं कई दिन से। खैर क्या फर्क पड़ता है ऐसे लड़कों से। नेहा हंस पड़ी, तुम भी कम नहीं हो। लेकिन जो भी हो, लड़का है काफी स्मार्ट। नाम जानती हो क्या उसका? शिखा ने नम से हिला दिया। नेहा बोली, दीपू यादव नाम है, आपका आशिक है। शिखा ने पलट कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? तुम जानती हो क्या उसे? नेहा बोली, हमें सब पता रहता है, बड़े घर का है, कई लड़कियां लट्टू हैं उस पर। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। शिखा जहाँ जाती दीपू वहीं नजर आता, लेकिन बोलता कुछ नहीं। एक दोपहर नेहा ने फिर कहा, तुम्हारी तरफ से हम बात करें क्या? शिखा ने किताब से नजरें उठाई और मुस्कुरा कर बोली, हैंडसम तो वो है, लेकिन हम पहल क्यों करें, देखते हैं बोलने की हिम्मत भी है या फिर। ये कहकर के शिखा रुक गई। नेहा ने आंखें मटका कर कहा, मैडम जी के जलवे हैं, ठीक है, कोई नहीं। और फिर एक दिन शिखा लाइब्रेरी से निकल रही थी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। शिखा रुक गई। तभी दीपू आया। उसके हाथ में छाता था। वो रुका और शिखा की तरफ देख करके मुस्कुराया, बोला, आप चाहे तो हम छाता शेयर कर सकते हैं। शिखा एक पल हिचकिचाई, फिर हामी भर दी। दोनों साथ चलने लगे। दोनों की धड़कनें तेज थीं। तभी दीपू उचकते हुए बोला, मैं दीपू हूँ, कई बार देखा है आपको कैंटीन में। शिखा सिर झुकाकर मुस्कुराई, बोली, हम नोटिस कर रहे हैं। दीपू हंसा, बोला, अच्छा तो हम अकेले नहीं थे। शिखा ने झिड़क छिड़क कर कहा, हम अंधे थोड़े ही हैं, सब दिखता है हमें। दीपू झेप गया। शिखा मुस्कुरा दी। दोनों कॉलेज के गेट तक आ चुके थे। दीपू ने पूछा, कहाँ रहती हैं आप? शिखा ने जवाब दिया, कमलेशपुरम। दीपू चौंक कर बोला, अरे हम भी उसी तरफ रहते हैं, साथ चलें क्या? शिखा ऑटो में बैठी, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस खिसकते हुए दीपू के बैठने के लिए जगह बना दी। दीपू ने देखा, लेकिन बैठा नहीं। शिखा हंसते हुए बोली, आ जाओ अंदर, बाहर भीग जाओगे। अगले दिन दीपू कैंटीन में शिखा का इंतजार कर रहा था। शिखा आती दिखी तो दीपू ने नजर झुकाकर बाल सही किए, कपड़ों पर हाथ फेरा। शिखा को देखते ही दीपू ने पूछा, चाय? दीप शिखा मुस्कुरा कर बोली, लेकिन तुम तो रोज कॉफी पीते हो। और दीपू ने शरारती भरी नजरों से कहा, मतलब हम भी नोटिस हो रहे थे। शिखा शर्मा कर बैठ गई। उसने चाय ली और दीपू ने कॉफी। दोनों घंटों बतियाते रहे। धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ा। अब कॉरिडोर और लाइब्रेरी में भी दोनों साथ नजर आने लगे। एक दिन दीपू ने कहा, कल क्लास बंक करें, पार्क में चलें कहीं घूमने। शिखा ने पहले मना किया, बोली, पापा ने कहा है पढ़ाई पर फोकस करना है। दीपू उदास हो गया, लेकिन हिम्मत जुटा करके फिर से बोला, बस एक बार ना, एक बार चलते हैं। फिर वो दिन आया जिस दिन क्लास का पहला बंक हुआ। दोनों पार्क गए, आइसक्रीम खाई और खूब बतियाए। दीपू ने बैग से एक गुलाब निकाला और शिखा के हाथों में थमा दिया। उस दिन से दोनों का रूटीन बदल गया। लेक्चर के बजाय कैंटीन और पार्क में वक्त गुजरने लगा। अब क्लास बंक आम बात हो गई थी,
लेकिन प्यार इतनी आसानी से हासिल हो जाए तो फिर बात ही क्या है। दोनों की कास्ट अलग थी। शिखा के घर वालों को उसका रवैया देख करके उस पर शक हो रहा था। उसके पहनावे और घर आने के वक्त को लेकर के रोक टोक शुरू हो चुकी थी। एक दिन शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? शिखा ने झूठ बोली, अच्छी चल रही है पापा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पिता ने आगे पूछा, कॉलेज में पढ़ाई ही कर रही हो ना? शिखा पिता के टेढ़े सवाल को समझ गई। उसका कलेजा धक से कर गया। उसने हिम्मत बांधकर कहा, हाँ पापा, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ना सब। किचन से शिखा की माँ ने जवाब दिया, पहले होती थी सिर्फ पढ़ाई, अब तो गलवैयां भी होती हैं। तुम्हें छूट दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और करो। शिखा अनजान बनते हुए बोली, क्या कहना चाह रही हो मम्मी? माँ ने पूछा, वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम कॉलेज जाती हो? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ मालूम नहीं? ये सुनते ही शिखा चौंक गई, कुछ बोली नहीं, बस वहां से उठी और कमरे में चली गई। अगले ही दिन शिखा बिना साज श्रृंगार के ही कॉलेज चली गई। पहुंचते ही दीपू से मिली और रोने लगी। फिर बोली, घर वालों को शक हो गया है, पता नहीं कब मेरा कॉलेज आना जाना बंद हो जाए। दीपू तुनक कर बोला, कॉलेज आना बंद करवा देंगे तो क्या प्यार भी खत्म हो जाएगा? शिखा आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, वो जबरदस्ती मेरी शादी करा देंगे। फिर कुछ देर ठहर कर बोली, देखो हम स्कूल में नहीं पढ़ते, कॉलेज में हैं। लड़कियों का कॉलेज खत्म मतलब सीधे शादी। तुम ये बताओ, हमसे शादी करोगे या बस मजे कर रहे हो? दीपू नाराज हो गया। बोला, चुप करो, मजे करने को सिर्फ तुम ही बची हो, कई लड़कियां हैं इसके लिए। फिर शिखा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बड़े प्यार से बोला, तुम जिस दिन कहोगी उस दिन, उस वक्त, उसी जगह तुमसे शादी कर लेंगे। बस तुम एक बार बोल करके तो देखो। उधर शिखा के घर में कलह बढ़ती जा रही थी। अब माँ की तरफ से कॉलेज बंद करवाने की धमकियां मिल रही थी। शिखा सब कुछ सुनती रही। कुछ महीने बीते, फिर 18 अप्रैल 2011 को दोनों ने गोरखपुर के बुढ़िया माता मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दीपू बोला, अभी कुछ दिन तुम अपने घर पर ही रहो, हम कुछ प्लान करके बताते हैं तुम्हें। अब शादी के बाद भी शिखा अपने घर में रह रही थी। सिंदूर भी नहीं लगाती, बस ख्वाब देखती एक दिन वो और दीपू साथ में रहेंगे। लेकिन शिखा की माँ ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करा दिया। अब वो कभी कभार ही कॉलेज जाती। उसका घर से निकलना भी मुश्किल था। अब वो कभी कभार ही कॉलेज जाती। उसका घर से निकलना भी मुश्किल था। वो घर में कैद थी। दिन गुजरते जा रहे थे। दीपू का मैसेज आता, थोड़ा और इंतजार करो, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। शिखा प्लान के बारे में पूछती, लेकिन दीपू कहता, जल्द बताऊंगा। 6 जून 2011 की सुबह दीपू का फोन आया। शिखा, कल सुबह 10 बजे कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलो। अगले दिन कॉलेज में जरूरी काम के बहाने शिखा पार्क पहुंची, लेकिन दिल में एक अनजान सा डर था। आखिर दीपू ने क्या बड़ा प्लान किया है? पार्क में दीपू इंतजार कर रहा था, साथ में उसका दोस्त सुग्रीव भी था। दीपू सुग्रीव के पिता के अ, सुग्रीव दीपू के पिता के ट्रांसपोर्ट में बिजनेस का काम करता था। शिखा को देखते ही दीपू ने झट से उसे गले लगा लिया और पूछा, कैसी हो? शिखा ने बोला, ठीक ठीक नहीं है। दीपू ने देखा शिखा सिंदूर लगा कर आई थी। ये देखते ही उसने एक बार फिर शिखा को गले लगा लिया। फिर बोला, अब तुम्हें छुपकर सिंदूर नहीं लगाना होगा। कुछ देर दोनों ने बातें की। फिर इशारा करते हुए बोला, ये सुग्रीव है, मेरा दोस्त है। सोनभद्र में मेरे पापा का बिजनेस देखता है। हम जल्द ही सोनभद्र जाएंगे। शिखा ने हम बोल के चुप हो गई। दीपू ने बोला, हाँ हम दोनों। शिखा चुपचाप दीपू की बातें सुन रही थी। वो बोला, लेकिन भागने से पहले एक प्लान है। शिखा ने पूछा, क्या प्लान है? दीपू ने इधर उधर देख करके गंभीरता से कहा, तुम्हारी मौत का नाटक करना होगा। शिखा को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, क्या क्या कहना चाह रहे हो? मरने का नाटक? वो कैसे? दीपू बोला, हाँ मरने का नाटक। अगर तुम मर गई तो फिर घर वाले कभी हमें नहीं ढूंढेंगे, हम आजाद हो जाएंगे।
शिखा चौंक गई, बोली लेकिन ये सब होगा कैसे? दीपू ने समझाया कि सुग्रीव एक लड़की लाएगा, तुम्हारी कद काटेगी, हम उसे खत्म कर देंगे, फिर तुम्हारे कपड़े उसे पहनाकर चेहरा बिगाड़ कर जंगल में फेंक देंगे और तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि वो तुम हो और हम सोनभद्र में भाग जाएंगे। दीपू का प्लान सुनते ही शिखा के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। शिखा हिचकते हुए बोली, ये तो मर्डर है। नहीं दीपू, ये गलत है, हम किसी निर्दोष की जान कैसे लेंगे? दीपू ने शिखा को दोनों कंधों से पकड़ा। शिखा से बोला, ये हमारे प्यार के लिए एक कुर्बानी है, हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, एक बार की बात है, फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। शिखा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार दीपू की तरफ देखकर कहती, ये पाप है, हमसे नहीं होगा। दीपू कहता, प्यार में सब जायज होता है, कुछ भी पाप नहीं होता। वो आगे कहता कि मान लो अगर हम साथ नहीं रहते हैं तो फिर तुम क्या करोगी? दीपू का सवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि शिखा बोल पड़ी, मैं जान दे दूंगी। अब गुस्से में शिखा ने भी सवाल किया कि क्या तुम जान दोगे? दीपू ने उसे कसकर पकड़ा। शिखा चौंक उठी, नजरें मिलाकर बोला, कोई शक है क्या तुम्हें? शिखा चुप रही। फिर दीपू बोला, दो जिंदगियां खत्म होने से बेहतर है एक जान जाए। शिखा रो पड़ी। दीपू ने उसे गले लगा लिया। फिर फिर सुग्रीव की तरफ देख करके बोला, काम हो जाएगा ना? सुग्रीव भी मुस्कुरा दिया। अब इसके बाद दीपू ने शिखा से कहा कि कल बाजार जाओ और वहां से कुछ नए कपड़े खरीद लो। कल ही तुम्हें बता देंगे कहाँ और कब मिलना है। नए कपड़े साथ लेकर के जरूर आना है तुम्हें। 2 दिन बाद 8 जून को सुग्रीव पूजा से मिलने गया। वो पति से अलग होकर के मायके में रह रही थी, लेकिन अब उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो नौकरी भी जरूरी थी। इसलिए उसने कई बार सुग्रीव से नौकरी दिलाने के लिए क्या कब बोला था। सुग्रीव ने अब ये सोचा कि चलो पूजा के पास मिल चल करके उसे नौकरी के लिए बोलते हैं। सुग्रीव वहां पर जा करके बोला कि तुम्हारे लिए एक नौकरी है, करोगी क्या? पूजा ने बोला, काहे नहीं करेंगे, आखिर कब तक घर में बैठेंगे? सुग्रीव बोला, गोरखपुर में एक फैमिली है, घर की साफ सफाई करनी है, बर्तन चौकाई करना होगा, 3-4 हजार रुपए भी मिल जाएंगे, रहना खाना सब कुछ फ्री है वहां पे। पूजा के लिए ये नौकरी जरूरी थी, वो राजी हो गई। सुग्रीव के कहे मुताबिक वो 2 दिन बाद उससे मिली। सुग्रीव ट्रक लेकर के सोनभद्र से गोरखपुर जा रहा था। दीपू भी उसके साथ था। पूजा ट्रक में बैठी और सुग्रीव ने ट्रक चला दिया। गोरखपुर पहुंचने से पहले सुग्रीव ने ट्रक हाईवे से घुमाकर खोरावार कस्बे की तरफ मोड़ दिया। पूजा ने चौंक करके पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि गोरखपुर जाना है, लेकिन ये तो कहीं और जा रहे हो। सुग्रीव बोला, गाड़ी के कागज अधूरे हैं, उधर से जाएंगे तो पुलिस रोक लेगी, इसलिए अंदर की तरफ से ले लेते हैं। पूजा ने विश्वास कर लिया। रात हो ही चुकी थी। तभी साथ में बैठे दीपू ने पूजा का गला दबोच लिया, लेकिन पूजा को लगा कि दीपू उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पूजा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी सुग्रीव ने गाड़ी रोकी और पूजा के हाथ पैर पकड़ लिए। दीपू ने जोर से पूजा की गर्दन दबा दी। कुछ देर के बाद पूजा ने छटपटाना बंद कर दिया। ट्रक फिर चल दिया। काफी आगे जाकर के ट्रक रुका। शिखा वही नए कपड़े लेकर के खड़ी थी। शिखा ट्रक में चढ़ी। पूजा की लाश देख करके सहम गई। दीपू हंसते हुए बोला, अरे सो रही है, डरो मत। शिखा की सांस में सांस आई। तभी दीपू और सुग्रीव एक दूसरे को देख करके जोर से हंस पड़े। शिखा समझ गई कि दोनों ने उसे पहले ही मार दिया है। आगे जाकर के ट्रक एक बार फिर रुका। गोरखपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर पहले मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास सिंगारिया का जंगल पड़ता है। सुग्रीव और दीपू नीचे उतरे। शिखा ने ट्रक में ही कपड़े बदल लिए और खुद के कपड़े पूजा को पहनाने लगी, लेकिन लाश भारी थी, तो दीपू और सुग्रीव ने भी उसकी कपड़े पहनाने में मदद की। शिखा ने गले का काला धागा और चूड़ियां भी पूजा को पहना दी। फिर दीपू और सुग्रीव पूजा की लाश उठाकर जंगल में ले गए। सुग्रीव ने लोहे की रॉड से पूजा के चेहरे पर कई बार किए। चेहरा इतना
भयानक कर दिया कि पहचानने लायक नहीं रहा। शिखा की पर्स और चप्पल भी वहीं पे छोड़ दी ताकि लाश की शिनाख्त शिखा के रूप में हो। प्लान पूरा हो चुका था। इसके बाद तीनों उसी ट्रक में बैठकर सोनभद्र चले गए। अब शिखा और दीपू आजाद थे। दोनों एक साथ रहने लगे जैसे पति और पत्नी साथ में रहते हैं। लेकिन उधर शिखा के घर का माहौल भारी था। शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी, लेकिन इकलौती बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। फोन भी बंद आ रहा था। माँ बाप की छाती धक धक कर रही थी। समाज का डर और उधर बेटी का भी डर। बेटी के कुछ साथ कुछ अनहोनी होने का भी डर। लेकिन ये भी था कि कहीं बेटी भाग तो नहीं गई। आखिर में हार मान करके पिता राम प्रसाद ने कैंट थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा दी। अगले दिन यानी कि 11 जून को सिंगारिया के जंगल में एक लाश बरामद हुई। चेहरा पूरी तरह उधड़ चुका था। जगह जगह से मांस फट चुका था। साथ में मिले सामान से शिनाख्त हुई कि लाश कमलेशपुरम में रहने वाली शिखा दुबे की है। पुलिस ने रामप्रसाद को खबर दी। खबर मिलते ही उनका दिल बैठ गया। ऐसा तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। दौड़ते हुए वहां पे पहुंचे। लाश पर वही कपड़े जो शिखा घर से पहन करके निकली थी। गले में काला धागा, पास पड़ी चप्पल और पर्स भी शिखा का था। लाश की हालत देखी तो गस खाकर गिरने लगे। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उन्हें संभाला। बड़े नाज से पाली गई घर की इकलौती लड़की अब अर्थी पर विदा हुई। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा सा छा गया। गुमशुदगी का केस मर्डर में बदल गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने रामप्रसाद को थाने बुलाया। इंस्पेक्टर अश्वनी सिन्हा ने धीरे से कहा कि देखिए, हम आपकी लड़की तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमें भी दुख है। लेकिन आपसे वादा जरूर करते हैं कि मानने वाला बचेगा नहीं, कोई भी हो। रामप्रसाद चुप रहे। अब सिन्हा ने पूछा, किसी पर शक है क्या? रामप्रसाद ने धीरे से बोले, दीपू यादव। इंस्पेक्टर के बगल में खड़े सिपाही ने डायरी में नाम नोट कर लिया। इंस्पेक्टर ने आगे से आगे पूछा, कौन है ये? कुछ बताइए इसके बारे में। रामप्रसाद ने बताना शुरू किया। हमारे मोहल्ले में रहता है, ट्रक का बिजनेस है उसके बाप का, मेरी बेटी के साथ ही पढ़ता था। इंस्पेक्टर की नजरें कुछ टेढ़ी हो गईं। उनके कान कुछ और सुनना चाह रहे थे। रामप्रसाद सिर झुकाकर बोले, लेकिन हमें शक था, इसलिए शिखा का कॉलेज बंद करा दिया था। पुलिस दीपू के घर पहुंची। वो घर से गायब था। नंबर ट्रेस किया गया। सिम इनएक्टिव था। काफी दिन बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन इंस्पेक्टर सिन्हा फाइलें खंगाल रहे थे, तभी एक सिपाही बोला कि साहब एक बात कहें, यदि आप मानो तो। इंस्पेक्टर सिन्हा ने उन्हें उसे घूर करके देखा। सिपाही ने कहा, साहब आप कन्फर्म है कि जिस लड़की की लाश मिली है वो शिखा ही थी? इंस्पेक्टर ये सुनते ही झन्ना गए और वो गुस्से भरे लहजे में बोले कि पहेली ना बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या बोलना चाह रहे हो। हमें भी पता है कि वो शिखा ही थी। सिपाही बोला, लड़की के पेट पर सब निशान थे, जैसे बाल बच्चे वाली औरत के पेट पर डिलीवरी के बाद आता है, लेकिन शिखा तो कुंवारी थी। ये सुनते ही सिन्हा चौंक उठे। एकदम से उनकी पीठ सीधी हो गई। अब अलग एंगल से भी केस की जांच शुरू हुई। फिर भी पुलिस सर्विलांस छापे सब नाकाम हो रहे थे। पुलिस ने अब दीपू के सभी रिश्तेदारों के नंबर भी सर्विलांस पे डाल दिए। अगस्त 2011 की एक शाम दीपू ने बहन को फोन किया। कॉल ट्रेस हो चुकी थी। लोकेशन सोनभद्र का माइनिंग खनन एरिया। पुलिस की एक टीम फौरन रवाना हुई। सोनभद्र पहुंचकर एक मकान के सामने जीप रुकी। इंस्पेक्टर सिन्हा ने दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की ने दरवाजा खोला तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि सामने जिसने दरवाजा खोला वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा शिखा थी। सिपाही अंदर घुसे तो दीपू वहीं पे बैठा था। कमरे की दीवार पे दोनों की फोटो टंगी थी। पुलिस दोनों को लेकर के गोरखपुर पहुंची। जब शक्ति से पूछताछ हुई तो फिर दीपू टूट गया। उसने साफ साफ सब कुछ बता दिया। सुग्रीव, पूजा, मर्डर की प्लानिंग, परत दर परत पूरी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भेज दिया।
7 साल जेल में गुजारने के बाद दोनों जमानत पे बाहर आ गए क्योंकि मरने वाली साहब गरीब थी। उसके पीछे उसके लिए केस लड़ने वाला कोई नहीं था। हैरत की बात यह है कि वो प्यार जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने और जान लेने को तैयार था, अब एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखता। दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली हैं। मामला खैर अभी भी कोर्ट में है। उम्मीद है कि दोनों को जल्दी उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन कभी कभी देश में कानून प्रक्रिया पर और जो भी व्यवस्थाएं हैं उन पर सच में यकीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि क्या एक गरीब की जिंदगी इतनी सस्ती है। ये दोनों ही पैसे वाले संपन्न परिवारों से थे तो इनकी आसानी से जमानत हो गई और आज एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे हैं क्योंकि दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली हैं। दोनों अपने अपने परिवारों में हैं। लेकिन उसका क्या, जो बेचारी अपना पेट पालने के लिए कुछ हजार रुपयों के लिए नौकरी के लिए एक दूसरे इंसान के भरोसे एक अलग शहर में नई जिंदगी बसर करने के लिए उसके भरोसे चली आती है कि चलो मैं वहां पे नौकरी करके किसी के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पाल लूंगी, जिंदगी का गुजारा कर लूंगी। लेकिन क्या उसकी जिंदगी इतनी सस्ती थी? इन दोनों ने जो भी किया इसके बाद इन्हें जमानत कैसे मिल गई, बड़ी हैरत भरी बात है। खैर जो भी है, कानून अपना काम करता है। आम आदमी उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। कोर्ट का जैसा फैसला आगे, खैर अब ये केस चल रहा है। देखते हैं आगे चल के इस केस में इन दोनों को क्या सजा मिलती है। खैर जब भी मिलेगी मैं इस पर फिर से अपडेट जरूर दूंगा। अभी हो सकता है इसमें कुछ साल लगे। जो भी होगा, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनों के साथ होंगे। तो फिर से मिलते हैं कल एक और ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।